हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय काव्यशास्त्र, इसके बाद हम देखेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र। यहाँ से यूजीसी नेट के जो है कि एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूजीसी नेट 2022-23 का यह जो है कि स्पेशल वीडियो रहेगा। दोस्तों, आइए चलते हैं, आज देखेंगे भारतीय काव्यशास्त्र, और ये काव्यशास्त्र से काव्य प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्यशास्त्र के लक्षण। इसका जो है कि इस बुक का पहला चैप्टर है, पुनीत राय की यह पुस्तक है। दोस्तों, चलिए देखते हैं काव्यशास्त्र का लक्षण। तो ये बार बार एक मिलाने वाला प्रश्न आता है यूजीसी नेट में, खासकर आपने देखा होगा। तद दोषो सहितो काव्यम, यह कथन किसका है। तो सारे कथन एक जगह आपको मिल जाएंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे हैं काव्य लक्षण। ठीक है, तो तद दोषो, ध्यान दें, तद दोषो सहितम काव्यम, तो यह कथन किसका है, भामह का। अब वही दूसरा आएगा, देखेंगे थोड़ा सा बदल के। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, तो ये है मम्मट का कथन। तो किसका है, मम्मट का। एक बार टीजीटी में बार बार पूछे जाने वाला यहाँ प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह विश्वनाथ का है। और चौथा है जो बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान देंगे, तो रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ का है। आगे चलिए देखते हैं और ध्यान दीजिए। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने मृदुल ललित पदावली, गुढ़ शब्दार्थहीनता, सर्वसुगमता, युक्तिमत्ता, नित्योपयोग योग्यता, बहुवृत्ति, सरमार्गता एवं संदिग्ध युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया गया है, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये श्लोक कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मृदुललित पाठ्य गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मनृत्योज्यम बहुकृत रसमार्गः संधिसधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकः प्रेक्षकाणम। यह जो है कि पूछा जाए कि श्लोक किस जो है पुस्तक से लिया गया, तो यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। ध्यान दीजिए, आगे चलिए देखते हैं। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामह से होता है। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि काव्य लक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो भामह से, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आचार्य पाणिनि संस्कृत के जो है कि व्याकरण के रचयिता जो है कि पाणिनि है, लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा। इस प्रकार रीति का, ध्यान दें, इस प्रकार रीति का अर्थ है गुणयुक्त पद रचना। ठीक, ननु शब्दार्थो काव्यम सूत्रम, किसका सूत्र जो है कि ननु शब्दार्थो काव्यम सूत्र किसका है, तो यहाँ रुद्रट का है। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम कथन किसका है, तो कुंतक का है। ठीक है, जगत ध्यान दीजिए, जगदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुभित भूषण भिन्न विराजय कविता बनितामित। यह भी पंक्ति बहुत बार पूछ जाती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भूषण शब्द से यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति आचार्य केशवदास की है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोमल शब्द निबत्त सुवृत अलंकारमय मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहुपास कवि गहे। यह भी पंक्ति केशवदास की है। किसकी है, केशवदास की। आगे चलते हैं। शब्द अर्थ
ताको कबित कहत विबुध सब कोई। एक और जो है कि ध्यान देंगे तो एक और पंक्ति है, वह जो है कि पूछी जा रही है आपसे, किसकी है। सगुणालंकार सहित 200 रहित सो होई। शब्द अर्थ ताको कबित कहत विबुध सब कोई, चिंतामणि की यह पंक्ति है। और अगली पंक्ति है, बतक हाउ रस में जो है कबित कहावे सोय। कथन किसका है तो चिंतामणि का है। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण में करयो काव्य के विषय में पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पे आपसे एक शब्द पूछा जा रहा है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण में करयो काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति कुलपति मिश्र की है। ठीक है, कुलपति मिश्र की है। जगत अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कबित, वह लक्षण मैंने कियो समझी ग्रंथ बहुचित। तो ये भी पंक्ति किसकी है, कुलपति मिश्र की है। शब्द जीव तिहि अर्थ, मन रहमत सुजस शरीर, चलत वहे जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। तो यह देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, देव की। आगे चले। व्यंग जीव कहीं कवित्व को, हृदय सुधुनि पहचानी, शब्द अर्थ कहीं देह पुनि, भूषण भूषण जानी। तो यह प्रताप शाही की जो है कि पंक्ति है। आगे चले नेक्स्ट। शब्द अर्थ संगम सहित, भले चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ग्वाल रवि जो है कि ग्वाल का दूसरा नाम है रसिकानंद, तो ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति इनकी है। और तीसरा है जो बहुत बार पूछा गया, यह कई बार टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम क्या है, कविता है। यह कथन किसका है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अव्यक्ति की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति हुई। कथन किसका है तो शुक्ल जी का। यह भी बार बार पूछा जाने वाला है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, वह उसे कविता कहते हैं। ये भी बार बार पूछा जाता है शुक्ल जी का। तीसरा है, जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यही काव्य का लक्ष्य है। कथन किसका है तो शुक्ल जी का है। ठीक है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। यहाँ पे दोस्तों इस बुक से बस ये फ़ायदा है कि यहाँ पे कंटेंट आपको एक जगह मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से आप देखें। काव्य जीवन प्रकृति का अंतः दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकताजन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। यहाँ पे जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का यहाँ कथन है, आप इस पंक्ति को दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो काव्य जीवन की प्रकृति का अंतः दर्शन है। मतलब कि व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, अपने ज्ञान की खोज करता है, और जीवन और प्रकृति के बीच जहाँ वो रहता है, जो वो अनुभूति करता है, इसके बाद जो वो देखता है समाज में, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकताजन्य स्फूर्ति नहीं है कि किसी का देख लिया, किसी का दुख दर्द संकट, तो उसके अंदर एक स्फूर्ति जगी, नहीं। जब उसका अध्यात्म से कल्पना के साथ जो वो रियल देखता है, फिर वो जो अंतः दर्शन के माध्यम जब उसको ज्ञान होता है, उसके बाद की यह चीज़ क्या होती है, उसे ही उसकी अनुभूति होती है, बल्कि अखंड मानवीय के व्यक्तित्व की अनुभूति। जो मानव जगत के खंड मतलब चारों तरफ की चीज़ें हैं, उसके अंदर से जब कवि का पूरा ज्ञान बाहर आता है अंतः दर्शन के माध्यम से, उस अपने जीवन में उन्होंने कितनी अनुभूति की, उसके ज्ञान की जो खोज होती है, जब उसके माध्यम से जो है कि कवि अपनी चीज़ों को निकालता है और फिर समाज के सामने रखता है, तो उसे क्या कहते हैं, बल्कि अखंड। देखिए आप कवि ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बल्कि अखंड मानवीय जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। वह स्वयं
ज़रूरी नहीं है भुगता हो, लेकिन वो अपने अगल बगल भी उस चीज़ों को देखता है। नेक्स्ट चलें। काव्य काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूति का नैसर्गिक कल्पना के सहारे एक सौंदर्यमय चित्रण है, जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। और आगे देखेंगे, साहित्य से हमारा आशय उस विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग से के प्रभावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन की भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। और ये भी कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। एक बार आप इस पंक्ति को दोबारा पढ़ेंगे, इस कोटेशन को, तो आपको बहुत अच्छे से गहराई से समझ में आएगा। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिपादन होती है। जैसे आप यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे तो मुंशी प्रेमचंद ने किसान के गोदान, जो उन्होंने एक उपन्यास लिखा गोदान के माध्यम से वह शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन और कैसे शोषण होता है, कैसे एक किसान से मजदूर बन जाता है, तो उसके यहाँ पे क्या दिखाए हैं उसी को देखिए आप। जब आप गोदान को अपने दिमाग में बैठाएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए देखिए फिर से। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक है, ध्यान दीजिए। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से अद्भुत सृष्टि की सच्चा साहित्य है। यहाँ पे भी आप समझ पा रहे होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देख रहे हैं, जैसे कि उसके अंदर जब कवि के हृदय का कवित्व जब बाहर आता है, तभी कवि उस वेदना को व्यक्त कर पाता है और समाज में जब चीज़ें रखता है तो पाठक उस चीज़ को पढ़ने के बाद लगता है कि रियल में ऐसा हुआ होगा या हो सकता है। बहुत सारी कल्पनाएं व्यक्त करता है। और वैसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप देखे होंगे, एक तो कालिदास से काफ़ी प्रभावित थे। उनकी हिंदी साहित्य जो इनका है, लिखने का तरीका, कुटच उटच के माध्यम से जो इन्होंने दिखाया है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से प्रेरित मिलेंगी कि ये खुद के अनुभव के साथ इन्होंने समाज से बहुत कुछ निकाल के आपके पाठक के सामने रखने का प्रयास किए हैं। आगे देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो इसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कथन किसका है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आप देख रहे हैं साहित्य को इन्होंने कितना ऊपर के दर्जे में व्यक्त किए हैं। आत्माभिव्यक्ति की ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्य और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाले साधन को कथन जो है कि उनकी जो साधन है, मतलब कि आप देख रहे हैं जनता, मतलब उस समय का समाज क्या मांग है उसकी, उस समय की समाज की कितनी समस्याएं हैं। और जो समस्या है, जैसे किसी की समस्या है तो कोई अनभिज्ञ है वही गलती दोबारा करके सीखेगा। इससे अच्छा है कुछ चीज़ को आप समाज के सामने प्रस्तुत करें ताकि समाज अपने ही आईने में देख सके उस समय की स्थितियां क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे आप रामविलास शर्मा जी के इस कथन से पूर्णतः प्रभावित होंगे। साहित्य जनता की वाणी है, मतलब जो उस समय समाज में व्यक्ति हैं उनकी वाणी है। जैसे अभी आप एक जो है कि करंट का डेटा लेंगे तो आप जान पाएंगे कोविड के माध्यम से भूखमरी पे कितने कवियों ने कविता लिखी। तो ये इस समय की मांग थी, किस तरीके से व्यक्ति जो है कि सड़कों पे अपने गुजार रहे थे दिनचर्या को, या मतलब किस लिए वो गए थे, फिर वो आ रहे थे, कितनी कठिनाइयाँ थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस समय
मांग है समाज की। इस समय का जो साहित्य है कल वो पढ़ा जाएगा। तो वही यहाँ पे कवि आपको लेखक बताने का काम कर रहे हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी साहित्य की चाह पूरी करने वाला साधन जो होगा वो साहित्य होगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। ध्यान दें। आगे देखेंगे, कविता कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। किसका कथन है? तो यहाँ कथन किसका है? अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी को आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प, विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा से है। श्रेय का मतलब आप समझ रहे होंगे। और श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। क्या है? जो आज का आज का आप एक तरीके से मानेंगे उस समय के समाज और परिस्थितियों के हिसाब से आप देखेंगे तो साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। जैसे आप देखेंगे कि तो यहाँ पे कई कितने कवियों की रचना होती है कि एक्सीडेंट का कितना भयानक वर्णन होता है, तो वो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे पढ़ने के बाद लगता है जैसे आज मेरे सामने ये घटना हो रही है। तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, दिल दहला देता है। तो वही कह रहे हैं, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। हजारों बार ये जो है कि परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह को स्वीकृत है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देता है। साहित्य अनुभूति स्वयं मधुर है। क्या है? स्वयं में मधुर है। यह महादेवी जी का कथन है। और मुँह में, अब आप देखिए केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो है कि किस तरीके से बताए हुए हैं इनकी कविता में, इन्होंने क्या संदेश दिया है समाज को। ध्यान दें। तो मुँह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों में के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। ये किसका कथन है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी का है। चलिए आगे चलें। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये धूमिल जी गजब के कविता लिखे हैं। तो धूमिल जी को आप पढ़ें कभी समय मिले तो। चलिए आगे चलेते हैं। कविता फिर कह रहे हैं कविता क्या है? तो धूमिल के अनुसार है भाषा में आदमी होने का तमीज है कविता। क्या है? तमीज है। आगे चलिए। काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? तो काव्य हेतु तो अलग अलग कवियों के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे आपके मुख्य प्रकार अगर पूछे जाएंगे तो आप 3 बताइएगा। ठीक है। व्युत्पत्ति, ध्यान दीजिए, व्युत्पत्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। और प्रतिभा कितने प्रकार की होती है? तो 2 होती है। एक तो प्रतिभा व्यक्ति जन्मजात होता है, जैसे उसके जीनियस में है, वो प्रतिभा लेके ही, सब लोग कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है। तो प्रतिभा 2 प्रकार की होती, एक सहज और एक जन्मजात। ठीक। और जो सहज होती है उसका दूसरा नाम है उत्पाध्या, और जो जन्मजात होती है देवाराधना या मंत्र बल से, ठीक, या अध्ययन से। बहुत जैसे कि बहुत लंबे समय तक अध्ययन करते करते व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है, चीज़ें बहुत सीखता है, फिर उसे कन्वर्ट करने लगता है। प्रतिभा के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। रुद्रट के अनुसार सहजा उत्पाध्या। ठीक है। रुद्रट के अनुसार 2, सहजा और उपाध्या। आगे चलिए। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यागान उक्त किसकी है? तो वामन की है। लोक काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? तो ये वामन जी स्वीकार किए हैं। ठीक। काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? तो शक्ति है। शक्ति और प्रतिभा में भेद है। तो शक्ति व्यापक है जबकि प्रतिभा परिमित है। ठीक। आगे चलें। स्मृति का मतलब होता है ज्ञान या बुद्धि या मति। ठीक। स्मृति और विस्मृति 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्मृति, मति और प्रज्ञा। चाहे स्मृति होगा, चाहे मति होगा, चाहे प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। ये तीनों प्रकार जो है बुद्धि के तीनों प्रकार
पूछा जाएगा मतलब कौन से जो है कि आलोचक या तो कवि माने हैं, तो आप बताइएगा राजशेखर। ठीक। सहजा, आहार्य और औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 कोटि। कवियों की कितनी कोटि है? सहजा, आहार्य और औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों के 3 कोटि हैं। कितने कोट हैं? 3 कोट हैं। मतलब कवि 3 प्रकार के होते हैं। शाश्वत होते हैं, अभ्यासिक और औपदेशिक का भी निर्धारण किसने किया? तो राजशेखर ने किया है। ठीक है, आगे चलें। काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किसका है? शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, व्याध्य वेक्षात्य, काव्यज्ञ, शिक्षाभ्यास इति हेतु इस्त द्रद भववे। अब यह जो है कि पंक्ति पूछी जाएगी किसकी है, तो आप बताइएगा आचार्य मम्मट की। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने का कारण किस आचार्य को है? तो ध्यान देंगे, प्रतिभावादी आचार्य कौन कहे जाते हैं? तो पंडित जगन्नाथ। प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर आप लगा रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो भट्टतौत। प्रतिभा को अपूर्व नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, इसका मतलब होता है खोज। नवोन्मेष मतलब नई चीज को खोजना, शालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? भट्टतौत ने। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? तो अभिनव गुप्त ने। ठीक। मध्यकालीन आचार्य में कुलपति ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया है। ठीक। काव्य प्रयोजन, अब आपसे पूछा जाएगा काव्य प्रयोजन। अभी आपने हेतु पढ़ लिया, अब काव्य प्रयोजन पढ़िए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। काव्य यशसे अर्थवृत्ते व्यवहार विदे शिव त्रच्छये सद्य परिनिवृत्ते कांता, कांता माने होता है पति। ठीक है, कांत्या सम्मी तरयोपदेश युजे। ठीक है, शब्द को थोड़ा सा रुक के और सही उच्चारण करें, ध्यान दीजिए। तो यह काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन किसका है? तो आचार्य मम्मट का है। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका कथन है? शुक्ल जी का। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच श्रव्य कलासु च करोति कीर्ति कीर्ति च साधु काव्यम निसेवडम। तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन भामा का है। किसका है? भामा का। काव्य दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु त्वात्। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो वामन का है। प्रतिभा के 2 भेद हैं, एक कार्यत्री, दूसरा भावित्री। ये बार बार पूछा जाने वाला टीजीटी का प्रश्न है। यह कथन किसका है? तो राजशेखर का। भावित्री प्रतिभा किसमें होती है? तो स्वहृदय में होती है। व्यक्ति का जब स्वहृदय मतलब उसका हृदय जब स्वयं से किसी भी चीज के लिए चिंतन मनन करता है तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। शब्दार्थ शरीरम तात्व काव्यम किसका कथन है? तो आनंदवर्धन का। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है, तो भावक आप समझ पा रहे होंगे भावक शब्द। तो भावक शब्द सहृदय आलोचक से है। जब मतलब कि व्यक्ति किसी के बारे में बहुत जो है कि अध्ययन करेगा, उसके बारे में जानेगा, फिर तर्क करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मतलब एक अंदर से आप समझिए कि एक अंदर की पुकार होती है। तो वही यहाँ पे मतलब आपको बताया जा रहा है कि ध्यान दीजिए। तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन किसका है? तो वामन का है। प्रतिभा आपने पढ़ लिया, आगे चलेंगे। तो भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे। तो आपने देखा सहृदय आलोचक से। शरीरम तावदृष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? तो ये दंडी का है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे आप जो चीज़ें पाएंगे सब सेलेक्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए, और एक जगह 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ों का आप रिविजन कर सकते हैं। काव्य की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य हैं। तो ये अनेक कोटियों में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का भेद किया है, जैसे राजशेखर जी। ठीक,
अब हम कुछ ग्रंथ देखेंगे और ग्रंथ के आचार्य देखेंगे, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे नाट्य शास्त्र, ये मिलाने वाला टीजीटी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, किसका है? भरत मुनि का, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रचनाएं एकदम सिमिलर मिलेंगी, ठीक। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे काव्य अलंकार पूछा जाएगा तो भामह का, ठीक है। या अलंकार जो है कि अलंकार पे इन्होंने बहुत अच्छे से बात किया है। ये अलंकारवादी आचार्य भी माने जाते हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति पूछी जाएगी, इसी को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काव्यालंकार तो तीनों में है, लेकिन यहाँ पे जब सूत्रवृत्ति पूछी जाएगी तो वामन का। ज़्यादातर वृत्ति का उच्चारण पंडित लोग करते हैं, तो ब्राह्मण करते हैं, तो ब्राह्मण से आप वामन को कोरिलेट करके सीख जो है कि याद करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब काव्यालंकार पूछा जाएगा तो काव्यालंकार ग्रंथ रुद्रट की है, ठीक। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, वक्र आपसे पूछा जाता ना, वक्रोक्ति जीवितम किसका कथन है? तो ये आप इन्हीं से जो है कि कोरिलेट कीजिए। तो वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है, क्रो तो कुंतक। व्यक्ति विवेक महेम भट्ट की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की। और रस गंगाधर जगन्नाथ। औचित्य क्षेमेंद्र का। औचित्य से आप हरदम क्षेमेंद्र को कोरिलेट कीजिए। तो काव्यानुशासन हेमचंद्र का, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अभी पूछा गया था ये प्रश्न। ध्वन्यालोक, ध्वन्य जब किसी व्यक्ति के कानों में गूंजती है तो व्यक्ति क्या होता है? आनंदित होता है। अक्सर गाना वाना कब पर्सन सुनता है? जब मतलब कि वो दुख में होता है, तो वहाँ पे लोग गाने का प्रयोग करने लगते हैं। ध्वनि को सुनते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? सुख। तो सुख से आप आनंद को रिलेट कर लीजिए। ध्वन्यालोक लोचन, लोचन का मतलब होता है आँख, ठीक। तो यहाँ पे अभिनव गुप्त, मतलब हम किसी भी आँख को बहुत भाव से देखते हैं, तो उसे अभिनव का वहाँ पे कोरिलेशन कीजिए। और आगे देखेंगे काव्यालंकार सार संग्रह, ये भी काव्यालंकार से संबंधित जो आपने ऊपर ग्रंथ देखा तो उसी से संबंधित है। यहाँ पे आपको जब आपसे सीधा पूछा जाएगा काव्यालंकार ग्रंथ किसकी है, तो आप जो है कि भामह की बताइएगा। जब आपसे पूछा जाएगा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति तो वामन। फिर काव्यालंकार रुद्रट और वामन की सेम है। उसके नीचे जब आप फिर आए तो वहाँ पे आपने देखा कि अरे ध्यान दीजिए, आपने देखा काव्यालंकार सार संग्रह, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये 4 पुस्तक कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करती हैं। तो काव्यालंकार सार संग्रह, अब यहाँ पे संग्रह की बात जब की जाएगी तो आप उद्भट लगाइएगा, ठीक है। और श्रृंगार तिलक, तो ये भी रुद्र भट्ट की रचना है। किसकी है? रुद्र भट्ट की। जो याद हो उसे छोड़ दीजिए, जो न याद न हो उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। चंद्रालोक तो जयदेव की रचना है। और कुबलयानंद अप्पय दीक्षित, ये भी कई बार पूछा गया है। काव्यादर्श दंडी, रति रहस्य तो कक्कोक और रूप दर्शन धनंजय की। महाभाष्य, ये भी जो है कि आप देखेंगे तो जीएस में भी यह जो है कि रचनाएं पूछी जाती हैं। महाभाष्य की रचना पतंजलि द्वारा की गई है, ठीक है। और 10 रूपक धनंजय। और आप देखेंगे रस तरंगिणी भानु मिश्र की, ये आपने भी याद करेंगे तो भी चलेगा, कभी पूछा नहीं गया है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज की पूछी जाने वाली यह है, ठीक। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का। अलंकार सर्वस्व रुइयक का। उज्ज्वल नीलमणि, ये अभी ये 2005 के यूजीसी नेट में पूछी हुई रचना है। अलंकार तिलक वाग्भट की। अलंकार शेखर केशव मिश्र की। चलिए, तो आप थोड़ा सा आज के लिए इतना देखिए, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से लाएंगे, ठीक। शक्ति कवित्व बीज रूपम संस्कार विशेषः, तो यह शक्ति या प्रतिभा काव्य का 20 भूत संस्कार है। तो यह कथन किसका है? तो 20 भूत संस्कार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि मम्मट जी का है। नैसर्गी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदस् अभियोगा अस्य कारणम कास्या संपदः। काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन दंडी का है। एक लाइन और देख लें,
आज का लास्ट है दोस्तों यहाँ तक। औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता कौन है? तो ये क्षेमेंद्र हैं। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बारी बारी से परीक्षा में पूछी जाती। तो आज के रहे ये जो है भारतीय काव्य शास्त्र में हमने इतनी सारी रचनाओं को देखा। इसके बाद हम कथनों को देखते हुए दोस्तों लगभग हमने आधे घंटे तक जो है इस वीडियो को देखने का कार्य किया है। अब आगे हम इसके आगे चलेंगे, और वीडियो देखने का बस एक फ़ायदा है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वीडियो को आराम से सुन सकते हैं, और आप ज़रूरी नहीं बुक को लेके बैठे। ये बुक का ही कंटेंट है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है हमने। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।